वेल, आई एम बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस टॉपिक में हम क्या और कैसे किस तरीके से किन चीजों को लेकर जाएंगे। फाइनली ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा एक्सप्लेनेशन का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें कि इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चलो तो फटाफट से देखते और समझते चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, जितना भी समझने वाला टॉपिक था वेल वो लास्ट की वीडियोस में कवर हो गए। बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमको नहीं लगता कि जब इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन को कॉज करती हैं तो वो गैस को मिट आउट करती है CO2। और CO2 के अंदर एक क्वालिटी होती है क्या, CO2 सन रेस को ट्रैप करके ग्रीन हाउस गैस टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। और वह टेम्परेचर के इंक्रीज होने से आपको ग्लेशियर्स पिघलते हुए दिखते हैं, आपको बाढ़ आती हुई दिखती है। बस उसी को क्या कहा जाता है, क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज क्या है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। यार जहाँ बारिश नहीं होती वहां बारिश हो जाती है, जहाँ बारिश होनी होती है वहां बारिश नहीं होती, गर्मियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इसी को तो पोलिटिकली क्या कहा जाता है, क्लाइमेट चेंज। आप फॉसिल फ्यूल्स को जला देते हैं, आप पेड़ को काट के डिफोरेस्टेशन करते हैं। इन सब चीजों के चलते आपको देखने को मिलता है कि एटमोसफेयर में चेंजेस आते हैं और उसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अब सवाल बनता है कि कारण क्या है। वेल, व्हाट फॉर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जो किसी भी क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज होने के पीछे के कारण बड़े सिंपल है। पहला कारण है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। मुझे एक बात बताइए, कोल सुना है, पेट्रोल सुना है, डीजल सुना है, इन्हीं को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो जब भी आप इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न आउट करते हैं तो CO2 गैस एमिट आउट होता है। यार तुम्हारे घर में एक्टिवा है, जब तुम एक्टिवा को चलाते हो तो क्या पेट्रोल खत्म होता है? ऑब्वियस। साइलेंसर तुमने देखा होगा, साइलेंसर में से पर्टिकुलरली एक धुआं निकलता है, दिखता नहीं है लेकिन है। वही क्या होता है, CO2। हालांकि अगर आपके व्हीकल का इंजन खराब है तो आपको काला धुआं निकलता हुआ दिख जाएगा। तो पॉल्यूशन की वजह से CO2 गैस इंक्रीज होती है, CO2 गैस इंक्रीज होती है, हीट ट्रैप होती है और गर्मी ज्यादा देखने को मिलती है। बस दूसरा रीजन क्या है, डिफोरेस्टेशन। यार तुम्हें नहीं लगता पेड़ CO2 को एब्सॉर्ब करते हैं, फूड के प्रोसेस को करके, फोटोसिंथेसिस जिसको कहा जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। अब आप पेड़ को काटते जा रहे हैं, CO2 की मात्रा ज्यादा होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। तो कारण वही मल्टीपल है। तीसरा, इंडस्ट्रीज। या तुम रिलेट करोगे, तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे घर के आजू बाजू कोई कारखाना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कारखाना बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। और जब इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली आपका ग्रीन हाउस गैसेस को कमिट आउट करती हैं, मीथेन, मतलब यार मीथेन क्या होता है, पर्टिकुलरली जब भी आप कूड़े कचरे को इस तरीके से डंप करते हैं, यहाँ से एक गैस रिलीज आउट होती है मीथेन, जो बहुत ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल होती है एनवायरमेंट के लिए। इसी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स के थ्रू, तो जो इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती हैं। फिर वही चीज हो गई। यार तुम्हें नहीं लगता कि हम यार कभी दिल्ली जाना, एक्चुअली में दिल्ली की वजह से, जब तुम दिल्ली जाओगे ना तो दिल्ली में तुम्हें दिखेगा कि पहाड़ के कचरे हैं। मतलब मैं जब पहली बार दिल्ली गया मुझे पहाड़ दिखा, यार उसमें से धुआं निकल रहा था। तो फिर मुझे जो ड्राइवर थे साथ में बैठे उन्होंने बताया कि दिल्ली में इस तरीके से कचरे के पहाड़ होते हैं और इस कचरे को जब जलाया जाता है तो वो पर्टिकुलरली किसको रिलीज आउट या एमिट आउट करता है, स्मोक को। तो तुम देख सकते हो यार कि पर्टिकुलरली वेस्ट हो गया, या आप लैंड्स को जब इस तरीके से ओवर कंज्यूम करते हैं लार्ज स्केल पर, तो हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है। ये मैं तुमसे पूछता हूँ कि पॉल्यूशन क्या है। भाई जो भी चीज किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म पहुंचाती है, कोई भी गैस जो भी लिविंग बीइंग को सपोर्ट नहीं करती, बस उन्हीं गैसेस को क्या कहा जाता है, समझ गए, हार्मफुल गैसेस। अब यह सवाल बनता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्पैक्ट या क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यार जब क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं तो क्लाइमेटिक चेंजेस के फायदे से ज्यादा नुकसान है। अब क्लाइमेट चेंज आपने समझा क्यों होता है वो आपने समझा, अब नुकसान क्या होता है ऑब्वियस तुम रिलेट करोगे कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से एक तो दिन बहुत गर्म हो जाते हैं। आपने एक फैक्ट भी देखा होगा, मैंने शेयर किया कि मतलब ये तुमने शायद देखा होगा, पर्टिकुलरली 2 मिनट के लिए देना, मैं थोड़ा सा आवाज को बंद कर देता हूँ क्योंकि अल्टीमेटली फिर एक दिक्कत हो जाती है, कॉपीराइट इशू आ जाता है ना। चलो, वेल, इसको ज्यादा रिलेट मत करना, बस एक जस्ट अ नॉर्मल वीडियो है ताकि मैं रिलेट करा सकूं। यार क्या तुमने नहीं देखा कि आजकल यूरोप में काफी गर्मी हो रही है और ऐसी कुछ वीडियो क्लिप सामने आ रही है। मतलब ये तो ऑब्वियस फेक है, बस समझाने के लिए बताया है कि सड़कें पिघल जा रही है, लोगों के जूते चिपक जा रहे हैं। अब ये कैडबरी बिल्कुल पिघल चुकी है। यार यूरोपियन कंट्रीज ना एक्चुअली में पोलर क्लाइमेट को होल्ड करती हैं और यूरोपियन कंट्रीज में ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपको बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलता है। अब और वीडियो दिखाऊंगा। क्लाइमेटिक चेंज के चलते देखो मैंने डाटा भी शेयर किया था, हाल ही में 2026 का डाटा है। एक्सट्रीम हीट के चलते 1,75,000 लोग हैं जो कि सालाना मर जाते हैं। और ये डाटा बहुत ज्यादा है यार, है ना, कि एक्सट्रीम हीट ने इतने लोगों को मारा।
और पर्टिकुलरली इस साल अगर तुम डाटा को देखते हो जून इवेंट्स के अकॉर्डिंगली 20,000 के आसपास मौत हो गई, और जिसमें से पर्टिकुलरली 5,100 डेथ्स आपकी जर्मनी में है, 2700 आपकी फ्रांस में है। हीट स्ट्रोक होते हैं, यार तुमने देखा होगा जिन लोगों को हार्ट को लेकर कोई डिजीज होती है तो पर्टिकुलरली उनको दिक्कत रहती है, सांस लेने में इशू हो जाता है। तो अगर आप चेंजेस करते हैं एनवायरनमेंट में तो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से कैसा इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा पॉजिटिव। तो वही चीज है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स ऑब्वियस तुम रिलेट करोगे कि जब गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर्स मेल्ट आउट होते हैं, और ग्लेशियर्स के मेल्ट आउट होने से क्या होता है, वेल इस चीज को तुम रिलेट करोगे, अचानक से बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ के चलते आपको फ्लड्स देखने को मिलती है, जो कि ऑब्वियस बात है डिस्ट्रक्शन को कॉज करती है। तो समझ गए ना। फिर एक चीज मैंने और बताया था, फॉरेस्ट फायर्स भी बहुत कॉमन हो जाता है कि वो जंगल जहाँ पर गर्मी ज्यादा है, सूखा भी है, तो वहां पर जंगल में आग लगने का खतरा फैल जाता है, और जंगल की आग बहुत तेज फैलती है और पूरे के पूरे जंगल को जला सकती है। तो ये सब दिक्कतें और रिस्क हैं जो कि तुम्हें देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वेदर्स बहुत एक्सट्रीम पॉइंट को टच करते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, आग लग जाती है, वो तुमने समझा। इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ में दिक्कत होती है। यार मुझे एक बात बताओ, यार तुम तो सरवाइव करने के लिए अपने घर में एसी, एयर कंडीशन, कूलर्स और फैंस का यूज करते हो। जरा रिलेट करो यार, वो जानवर जिन्हें पर्टिकुलरली टेम्परेचर में रहने की आदत थी, अब आपने ग्लोबल वार्मिंग करके टेम्परेचर को इंक्रीज किया, उनके पास तो ये सब फैसिलिटीज नहीं है, क्या उनको दिक्कत होगी? ऑब्वियस। तो कई सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं जो एकदम से अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते, और बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ह्यूमंस पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, हेल्थ स्ट्रेस, बीमारियां फैल जाती हैं, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। यार मुझे एक बात बताओ, क्या तुम आम खाते हो? क्या गर्मियों में आते हैं? क्या मूंगफली खाते हो? सर्दियों में आते हैं? तो अगर क्लाइमेट में ऐसे ड्रास्टिक चेंज होगी तो तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारी फूड हैबिट्स है, जो हमारा क्लोथिंग पैटर्न्स है, उसमें काफी कुछ चेंज होगा? तो वही दिक्कत है। अब यार इसका क्या कोई तरीका है कि आप क्लाइमेटिक चेंज को रोक सकें? पहले बताऊंगा लास्ट में। आप शॉर्ट में देख लेना, इसका एक तरीका सिंपल जो गिवन है, यार आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कीजिए, मतलब घर में ईवी व्हीकल लेकर आइए, ना कि पेट्रोल व्हीकल्स का यूज कीजिए, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स CO2 को एमिट आउट करते हैं, ईवी व्हीकल्स नहीं करते। यार देखो, पॉल्यूशन तो वो भी करते हैं, बस पर्टिकुलरली कंपैरेटिवली कम करते हैं, वो चीज है। चलो, अब देखो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूटर कौन है? तो यार ग्लोबल वार्मिंग पर्टिकुलरली क्यों होती है? जब किसी भी इकोनॉमी में ग्रीन हाउस गैसेज मतलब CO2 ज्यादा हो जाती है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बी। मैं तुमसे पूछता हूँ कि जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल्स इंक्रीज होता है, वेल वो सब कुछ क्यों होता है? तुम्हें रीजन पता है, पेड़ों को काटते जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगा। तो डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये एक रीजन है। फिर नीचे ने कैसे फैक्ट दिया था कि क्लाइमेटिक चेंज से बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं जो कि दुनिया फेस करती है। एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, दिन में आपको गर्मी देखने को मिलती है, हीट वेव्स आ जाती हैं, और कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें होती चलती हैं। चलो, अब ये यहाँ से ना टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बस जो कुछ की मार्केट्स है जो बताऊंगा, अटेंटिवली सुनते समझते चला, कोई चीज कंफ्यूज करे तो रोकते चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात चेक करेंगे फ्लड्स। बच्चा पूछता है कि भाई फ्लड्स क्या होती है? ये फ्लैश फ्लड है, क्या होती है बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाना। अब नॉर्मली फ्लड क्या होती है, तुमने देखा होगा कि अचानक से कहीं पर ज्यादा बारिश के चलते या किसी भी कारणवश जो पानी है वो सड़कों पर या आसपास के एरिया पर बढ़ जाता है और लोगों को परेशान करता है, प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करता है। बस इन्हीं को क्या कहा जाता है? फ्लड्स। तो फ्लड्स क्या है? इनंडेशन ऑफ लैंड्स, मतलब जब जमीन पानी से भर जाती है बारिश के चलते, या रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती है, या पानी का रिजर्वायर जो पानी इकट्ठा हुआ है वो ज्यादा हो जाता है, हवाओं के चलते साइक्लोन। वेल साइक्लोन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट की वीडियोस में, क्या होता है, पानी के अंदर एक ऐसा चक्रवात आता है। तो साइक्लोन्स के चलते क्यों कैसे आते हो, लास्ट वीडियो के पार्ट पे नहीं पता तो जाकर देखो, वरना शॉर्ट में भी तुम अभी समझ सकते हो। साइक्लोन्स के चलते, सुनामी के चलते, वेल साइक्लोन्स, सुनामी, हरिकेन, ये एक ही चीज होती है, बस अलग शहरों या अलग देश में इसको अलग नामों से जाना जाता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि यार मैं कई बार रोटी बोल देता हूँ, कुछ लोग रोटी को फुल्का बोल देते हैं, बात तो एक ही है। तो वही चीज है, साइक्लोन हो गई, सुनामी हो गई, या ग्लेशियर्स का मेल्टडाउन हो गया, या सी टाइड्स हो गई। अल्टीमेटली इन सब चीजों के चलते तुम्हें क्या देखने को मिलती है? फ्लड्स। फ्लड समझ गए क्या होती है? अब एक होता है फ्लैश फ्लड, क्या तुमने सुना है कि अचानक से बादल फट जाता है? अब देखो, नदी आराम से बह रही थी, एकदम से नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, देखो कितना ज्यादा पानी आ गया। तो कई बार क्या होता है, बादल फट जाते हैं पहाड़ों पर, और अचानक से बहुत ज्यादा एकदम पानी का भरपूर मात्रा आ जाती है, और वेल उसी को क्या कहा जाता है? फ्लैश फ्लड। या ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? मुझे एक बात बताया, क्या तुम्हारे घर में ऑब्वियस नदी है? नहीं, नदी नहीं, नाली होगी, है ना?
तो नाली का अपना बहने का एक रास्ता होता है। यार ऑब्वियस अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि इंडिया में क्या गंगा नदी बहती है, अब मना मत करना, तुम्हें पता है हाँ बहती है। तो गंगा नदी एक पैटर्न के थ्रू बहती है। तो गंगा नदी जो अपना पानी का रास्ता बनाते हुए आ रही है और फाइनली कहाँ पर जाकर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। इस रास्ते को आप क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन। चलो, तो मुझे लगता है तुमने समझा होगा कि ड्रेनेज बेसिन पर्टिकुलरली किसको कहा जाता है, क्या होता है। यार फ्लड प्लेन क्या होता है, आप बहुत ध्यान से देखना पर्टिकुलरली फ्लड प्लेन किसको बोलते हैं। यार बहुत ध्यान से रिलेट करो। यार जब भी कोई नदी बहती है तो नदी का बहने का अपना एक तरीका होता है, आप बिल्कुल एग्री करेंगे कि भाई नदी इस तरीके से मेंडर करते हुए बहती है। ध्यान से देखते चलना, नदी इस तरीके से मेंडरिंग करते हुए बहती है, क्लियर है। तो कई बार नदी अपने जो रूट है उससे बाहर आ जाती है। कई बार नदी क्या करती है, जो नदी का अपना खुद का रूट है, नदी उस रूट से क्या आ जाती है, बाहर। तो नदी के बहने का अपना एक पैटर्न है। जब वो नदी ओवरफ्लो करके बाहर आती है, जब वो नदी ओवरफ्लो करके बाहर आती है, उसी को पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर होगा। अगर मैं पूछता हूँ वेल व्हाट इज मीन बाय फ्लड प्लेन, तो बता दोगे कि जब भी कोई नदी फ्लो करती है तो नदी के फ्लो करने का अपना पैटर्न होता है। तो नदी जब अपने बेसिन से बाहर आ जाती है और जिस एरिया पर उसका पानी बढ़ता है, जिस एरिया तक वो बाढ़ लेकर आती है, वेल उसको क्या कहा जाता है, फ्लड प्लेन। चलो, तो मुझे बताते चलना कि वेल तुम्हें फ्लड क्लियर है, ऑब्वियस। फ्लैश फ्लड क्लियर है, ऑब्वियस। या तुम्हें ड्रेनेज बेसिन क्लियर है, ऑब्वियस। या तुम्हें फ्लड प्लेन क्लियर है, ऑब्वियस। अभी कैचमेंट एरिया क्या होता है, ये कैचमेंट एरिया बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी वीडियोस लगेंगे, प्रॉपर तरीके से रिलेट करो। यार तुम्हें नहीं लगता कि ये रिवर का एरिया बहुत ज्यादा वाइड है, कल को बारिश होगी तो क्या ये बारिश सीधा रिवर में जाएगी, ऑब्वियस है। तो वो एरिया जहां पर की बारिश की बूंदें नदी में गिरकर नदी को फिलअप करती हैं, और वो एरिया जो बहुत ज्यादा वाइड होता है और मैक्सिमम बारिश को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है, उसी एरिया को पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं, कैचमेंट एरिया, क्लियर है। अब यार ध्यान से देखना ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। देखो ट्रिब्यूटरीज को बहुत ध्यान से देखते चलना। देखो जब भी कोई नदी बहती है ना, कोई भी नदी सीधी नहीं बहती। कैसे नहीं बहती, सीधी। अब ये तो कुछ और है, चलो बनाकर दिखाता हूँ। रेड कलर आ गया, अब ध्यान से देखना, व्हाइट कलर से लिखेंगे। यार ये नदी का मेन स्ट्रीम है, ये नदी का क्या है, मेन स्ट्रीम। तो नदी कभी भी सीधी नहीं बहती। नदी में कुछ छोटी मोटी नदियां होती है जो कि अपना योगदान देती हैं। क्या देती हैं, योगदान। तो भाई ये गंगा नदी है मान लो, ये गंगा नदी की क्या हो जाएगी, मेन स्ट्रीम। क्या हो जाएगी, गंगा नदी की मेन स्ट्रीम। तो जब भी गंगा नदी बहती है तो जो गंगा नदी की मेन स्ट्रीम है, उसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी नदियां होती हैं जो उस गंगा नदी में पानी का क्या करती है, योगदान। क्या करती हैं, और उसी को आप क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी, समझ गए। तो ये जो नदी बह रही है, ये नदी का बीच का जो हिस्सा है, ये है मेन स्ट्रीम। क्या है, मेन स्ट्रीम। और जो कुछ नदियां अपना छोटा मोटा योगदान देती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। चलो, तो मुझे लगता है कि यार मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा ना, यहाँ तक तुम्हें कोई भी चीज कंफ्यूज नहीं करती, तुम समझ गए ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। यार ओरिजिन क्या है, यार कोई नदी कहीं ना कहीं से तो बन के चलती है ना। मुझे बताओ गंगा कहाँ से बन के चलती है, गंगोत्री ग्लेशियर। तो जब कोई नदी है, तो जब नदी कहाँ से बन के चलती है, पहाड़ों से। तो वो जिस पहाड़ से बन के चली, उसी को बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इंडिया में रहते हो, भाई इंडिया में गंगा कहाँ से बन के चलती है गंगोत्री ग्लेशियर। इंडस कहाँ से बन के चलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से। ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से बन के चलती है, तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास से। तो नदियों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से नदियां बनकर चली हैं, वेल उस पॉइंट को पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। चलो, अब देखो तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हो रहा है, फ्लड मतलब बाढ़। फ्लैश फ्लड अचानक से बादल फट जाना। ड्रेनेज बेसिन नदी जिस तरीके से बहती है। फ्लड प्लेन पानी ओवरफ्लो कर जिस जमीन पर भर जाता है, उस हिस्से को फ्लड प्लेन कहा जाता है। बारिश के आने से वो बारिश का पानी जब नदी में गिरता है, उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। नदी जब बहती है तो वो सीधी नहीं बहती, बहती तो सीधी है। वैसे ना एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, चलो काम की बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार नदियां ना कभी भी सीधा नहीं बहती। तुम कभी भी किसी भी नदी को देख लेना, जब भी नदियां बहती है, नदियां ऐसे बहती हैं। तो जो नदी में ये यू शेप होता है, इसको बोलते हैं मेंढक। क्या बोलते हैं, मेंढक। तो कोई भी नदी कभी भी सीधी नहीं बहती। जब भी कोई नदी फ्लो करती है तो वो मेंडिंग करती है, मेंडिंग समझ गए, यू शेप में। अब रीजन क्या है, यार मान लो कि नदी यहाँ से निकली, अब नदी कोशिश कर रही थी सीधे जाने का। यार रॉक्स पत्थर बहुत कैड़े थे और पानी उन्हें तोड़ नहीं पाया, तो पानी साइड से अपना रास्ता बना लेता है। इसलिए जब भी तुम देखते हो नदियां सीधी नहीं बहती, ऐसे बहती है। और जो ऐसे बहती है उसको क्या बोलते हैं, मेंड्रिंग। क्या बोलते हैं, मेंड्रिंग। चलो, तो ट्रिब्यूटरीज तुम समझ गए, ओरिजिन तुम समझ गए। अब फिर ध्यान से देखना कि माउथ क्या होता है। ये वाला मुंह नहीं जिससे मैं बोल रहा हूँ, चलो वो भी नहीं जिससे कि तुम खाते हो। यार पर्टिकुलरली सी का माउथ देखो क्या होता है। यार बहुत ध्यान से सुनना, सी का माउथ पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं, देखो
जब भी फाइनली सी ड्रेन होने वाली होती है, मतलब जब भी रिवर ड्रेन होने वाली होती है, मान लो ये है इंडिया, इंडिया में गंगा नदी है, फाइनली कहाँ पर ड्रेन होने वाली है, बे ऑफ बंगाल। तो नदियां ड्रेन होने से पहले सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती हैं, जैसे कि तुम देख रहे हो, और डेल्टास बनाती हैं, फिर व्हाट इज मींट बाय डेल्टा। यार मुझे एक बात बताओ, क्या नदियां पहाड़ों से बन के चलती हैं? ऑब्वियस। तो जब नदियां पहाड़ों से बन के चल रही है तो स्पीड क्या होती है? तेज। क्या होती है? तेज। प्लेन्स पे आते आते नदियों की स्पीड क्या हो जाती है? हल्की। तो जब नदी फाइनली ड्रेन होने वाली होती है तो वो क्या करती है? कुछ मिट्टी को डिपॉजिट करती है, और ऐसे सेडिमेंट लाइक स्ट्रक्चर से एक सिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं डेल्टास। मतलब नदी क्या हुई है मेन स्ट्रीम में, नदी ने मिट्टी को डिपॉजिट किया, और मिट्टी को डिपॉजिट करके नदी क्या हो जाती है? डिवाइड। क्या हो जाती है? डिवाइड। कैसे डिवाइड हो जाती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। वेल उसी को पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है? आपका डेल्टास। क्या कहा जाता है? डेल्टास। चलो, तो वेल अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि माउथ क्या होता है, समझ गए। जब नदी फाइनली ड्रेन होने वाली होती है तो वो पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ डेल्टा बनाकर जाती है, उसको माउथ बोलते हैं। वाटर डिवाइड, कोई भी एक अपलिफ्टेड एरिया, अपलिफ्टेड एरिया का मतलब क्या है यार मेरा भाई, बहुत ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ यार, मान लो कि यहाँ पर एक नदी बहती है और यहाँ पर एक नदी बह रही है, अब बीच में एक अपलिफ्टेड एरिया आ गया, तो क्या वो अपलिफ्टेड एरिया दो नदियों को मिलने से रोकता है? ऑब्वियस, इसी को वाटर डिवाइड बोलते हैं। मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूँ। इंडिया में अंबाला एक वाटर डिवाइड है। इंडिया में क्या एक वाटर डिवाइड है? अंबाला। अब तुम मुझे बताओगे, मेरा तुमसे एक सवाल है कि अंबाला कौन कौन सी दो नदी है जो कि मिलने से रोक जिनको मिलने से रोकता है? फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अंबाला किन दो नदियों को मिलने से रोकता है? कभी गए हो चंडीगढ़ के पास पड़ता है अंबाला? वेल वो एक अपलिफ्टेड एरिया है जिसने दो नदियों को मिलने से रोका, तो वो वाटर डिवाइड है। अगर वो नहीं होता तो दो नदियां आपस में मिलकर संगम बना लेती। अब तुम बताओगे कि कौन सा वो वाटर डिवाइड है? रन ऑफ तो तुम समझ ही गए। तो जो रेन वाटर बहता है सरफेस पर, उसे वो क्या बोलते हैं? रन ऑफ। चलो, तो मुझे लगता है कि बेसिकली तुम्हें चीजें क्लियर होंगी। मतलब ये मैंने रन ऑफ के सेंस में लगाया था कि नॉर्मली जब तुम देखते हो कि बारिश का पानी एक रास्ता बनाते हुए निकल जाता है, बस उसी को आप क्या बोल दीजिएगा? रन ऑफ। क्या बोल दीजिएगा? रन ऑफ। क्लियर है? चलो, तुम देख भी सकते हो कि नदी, अब देखो तुम्हें बताता भी हूँ एक चीज, काम की चीज समझाता हूँ कि जो नदी है, ये नदी का जो तुम देख रहे हो क्या है? मेन स्ट्रीम। क्या है? ये नदी की क्या है? मेन स्ट्रीम। और नदी में छोटी मोटी नदी अपनी पानी का योगदान कर रही है, ट्रिब्यूटरीज। और नदी जब फाइनली ड्रेन होने वाली थी तो देखो बहुत ध्यान से देखना, क्या नदी ने मिट्टी डिपॉजिट करी? ये देख रहे हो मिट्टी, इसको बोलते हैं डेल्टास। और नदी डिवाइड हो गई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह, एक स्ट्रीम ऐसे निकल गई, एक स्ट्रीम ऐसे निकल गई, एक स्ट्रीम ऐसे निकल गई, एक स्ट्रीम ऐसे निकल गई। समझ लो, ये मेरा गंगा नदी, गंगा नदी का मेन स्ट्रीम। गंगा नदी ने क्या डिपॉजिट की? मिट्टी। ये मिट्टी है। और गंगा नदी कैसे डिवाइड हो गई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जब भी कोई नदी ड्रेन होने वाली होती है तो वो यहाँ पर क्या बनाती है? डेल्टा। मतलब मिट्टी और सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह क्या हो जाती है? डिवाइड। क्या हो जाती है? डिवाइड। देखो पूरा प्रॉपर एक सिस्टम भी है, पहाड़ों से बनकर चल रही है। वेल वो ओरिजिन हो गया, जहाँ पर फाइनली सी में जाकर मिलती है उसको माउथ बोलते हैं। नदी कभी भी एकदम से सीधा नहीं मिलती, क्या बनाती हुई जाती है? डेल्टास, है ना। चलो, तो तुम रिलेट कर पा रहे होंगे। और तुम एक चीज और देख लो कि नदी कभी भी सीधा नहीं बहती। कैसे बहती है? ऐसे, देख रहे हो ना? वेल ब्लैक कलर से अच्छी तरीके से दिखाता हूँ कैसे, इस तरीके से। तो जब नदियां इसी तरीके से बहती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंडरिंग। क्या बोलते हैं? मेंडरिंग। चलो, अब एक चीज और समझते चलना, कुछ छोटी मोटी चीजें बताऊंगा काम की। एक होता है ऑन सेट टाइप। अब यार मैं फटाफट से रीड कर देता हूँ, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनते समझते चलना। यार जब भी कोई बाढ़, यार मुझे एक बात बताओ, क्या बाढ़ एकदम से आती है? नहीं, बाढ़ को स्लो मूविंग हैजार्ड कहा जाता है। मतलब यार बाढ़ आने से पहले संकेत देती है। तो 1 मार्क्स के लिए रट लेना कि फ्लड किसका पार्ट होता है? स्लो मूविंग हैजार्ड। फ्लड आती कैसे है? अचानक से तुम देखते हो बारिश बढ़ जाती है, अचानक से तुम देखते हो ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब मैंने वीडियो भी लगाई थी कि बाढ़ आने से पहले जो नदी का स्तर है, किसका स्तर है? नदी। मतलब नदी तुम देख रहे हो कितना भरकर चल रही है, नदी का स्तर इंक्रीज हो जाता है, आपको कुछ दिखते हैं, बारिश एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है, नदी का स्तर ऊपर हो जाता है, ठीक, चांसेस फ्लडिंग के बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली क्या है? ये फ्लड। तो फ्लड आने से पहले आपको इंडिकेशन देती है। क्या देती है? इंडिकेशन। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्लो मूविंग हैजार्ड्स। हैवी रेनफॉल होगी, स्नो और ग्लेशियर्स पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे, रिवर ओवरफ्लो कर चलेगी, और लोगों को वार्निंग मिलेगी। एक सवाल होता है प्रोबेबिलिटी पीरियड क्या होता है? आज बहुत तेज बारिश हुई और उसके 4 दिन बाद बाढ़ आई, तो बस उसी को प्रोबेबिलिटी पीरियड बोलते हैं। जब फ्लड आती है और फ्लड आने से पहले कुछ अपने इंडिकेशन देती है, जैसे 3 दिन पहले बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो 3 दिन पहले बारिश हुई, 3 दिन बाद बाढ़ आई, तो उस बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? फ्लड पीरियड। क्या बोलते हैं? फ्लड पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पर 1 जून को बहुत बारिश हुई, 2 जून को बहुत बारिश हुई, 3 जून को बहुत बारिश हुई,
4 जून को बाढ़ आई, तो 1 जून से 4 जून का टाइम जब हमें अनुमान लग चुका था कि बाढ़ आने की चांसेस ज्यादा हैं, उसी को प्रोबेबिलिटी पीरियड कहा जाता है। तो अचानक से रेनफॉल इंक्रीज हो जाती है, पानी तेजी से बहने लग जाता है, वाटर लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं और बाढ़ आने के जो चांसेस है वो भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादा। चलो, अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, डैम बर्स्ट क्या होता है। यार बहुत प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकली रिलेट करना। यार तुम्हें नहीं लगता कि डैम का मतलब क्या है? देखो, डैम को ना बहुत ध्यान से देखना, आपने डैम के केस में क्या किया। यार मान लो कि पर्टिकुलरली नदी बह रही थी, तो आपने बहती हुई नदी को क्या किया, पहले तो अरे ये कैसा हो गया, चलो। तो डैम बर्स्ट देखना है, डैम बर्स्ट क्या होता है। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिएगा कोई नदी थी जो कि सिंपल इस तरीके से क्या करती थी, फ्लो। तो आपने क्या किया, नदी के फ्लो को ना रोक दिया। अब नदी को फ्लो को आपने रोका कैसे? आपने बीच में एक दीवार बना दी, तो इसको आप बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं? डैम। और आपने पीछे के रिवर के बेड को क्या कर दिया, वाइड। आगे का रिवर का बेड क्या रखा, नैरो, पतला। तो पीछे बहुत ज्यादा पानी आपने क्या कर लिया, स्टोर। क्या कर लिया, स्टोर। तो जब आप किसी भी पानी को बहुत ज्यादा स्टोर करते हैं, आगे एक दीवार बनाकर, क्या बनाकर, दीवार। ये जो दीवार आप देख रहे हैं क्या है, पर्टिकुलरली बैरियर। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, पर्टिकुलरली ये दीवार क्या है, बैरियर। और ये बैरियर बहते हुए पानी को बहने से रोकता है। ऑब्वियस है ना। यार कल को पानी बह रहा था, मैं ऐसे करके बांध लगा देता हूँ, पानी रुक जाएगा। तो कई बार जब बहुत ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है, तो ये डैम की दीवार ना टूट जाती है। और जैसे ही ये डैम की दीवार टूटती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डैम बर्स्ट। क्लियर है? तो जब एक रिवर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर होल्ड नहीं कर पाती, तो डैम आपका टूट जाता है। और ये प्रोबेबिलिटी पीरियड के दौरान होता है, बाढ़ आने से पहले। बारिश होगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, डैम टूट जाएगा और बाढ़ आ जाएगी। तो वही चीज है, ये अधिकतर उन जोन्स पर होता है जहाँ पर पॉइंट्स वीक होते हैं और इसके सिंबलाइजेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि डैम्स क्या हो सकते हैं, कोलैप्स। डैम्स क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। फिर यहाँ पर बता भी रखा है, मेजर फ्लड मतलब हर 10 साल में एक बार आपको बहुत भारी भरकम बाढ़ देखने को मिलती है। और 2 साल में कोई छोटी मोटी बाढ़ तो आपको देखने को मिलती है। तो वेल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए मेजर फ्लड सर कितने साल बाद आती है, 10 साल बाद। और छोटी मोटी फ्लड्स आपको और कितने साल बाद देखने को मिल जाती है, 2 साल बाद, है ना। चलो, फिर यहाँ पर एक फैक्ट ये भी बता रखा था, प्रोबेबिलिटी पीरियड तो तुम समझ गए। 1 जून, 2 जून, 3 जून बारिश ज्यादा हुई, 4 जून को बाढ़ आई। तो 1 जून से 4 जून के बीच का जो टाइम पीरियड था वो था प्रोबेबिलिटी पीरियड। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, अचानक से सी लेवल इंक्रीज हो जाना। अचानक से मतलब सी लेवल इंक्रीज हो गया। और साइक्लोन, साइक्लोन समझ गए, पानी में सुनामी। यार साइक्लोन एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी पानी का ना एपिसेंटर होता है और पानी में इस तरीके से चक्रवात बन जाता है। और वो चक्रवात अपने साथ मॉइस्चर को कैरी करता है, हैवी विंड्स को कैरी करता है। और पर्टिकुलरली किसको कॉज करता है, रेनफॉल। बस उसी को पर्टिकुलरली आप क्या बोलते हैं, स्टॉर्म सर्ज। तो अचानक से सी लेवल इंक्रीज होना, अचानक से कुछ कोस्टल एरियाज पर बाढ़ आना, कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है। ये आई ऑफ साइक्लोन होती है जो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। तो ये चीजें हैं। हालांकि इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप फ्लड से होने वाले डिस्ट्रक्शन को रोक सकें, आपने कुछ वार्निंग सिग्नल्स को भी स्टैब्लिश किया। बहुत ध्यान से देखना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए, सेंट्रल वाटर कमीशन। इसके टोटल 132 फोरकास्टिंग स्टेशन हैं जो बताते हैं कि कब कहाँ कैसे बाढ़ आ सकती है। हर साल कम से कम 6,000 ऐसे फोरकास्ट किए जाते हैं जहाँ पर फ्लड को प्रेडिक्ट कर दिया जाता है हाइड्रोग्राफ को देखकर। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, देखो भाई, अगर ऐसे है तो नॉर्मली बह रहा है, अगर ऐसे है तो फ्लड्स आने की चांसेस है लेकिन बाढ़ आई नहीं है। और जब ये फाइनली इतना ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब फाइनली क्या आ चुकी है, बाढ़। समझ गए? तो पर्टिकुलरली ये जब आपका पानी का लेवल है, जब नॉर्मल चल रहा है बेस फ्लो, जब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर हो गया, तो पर्टिकुलरली चांसेस ऑफ फ्लड है, आएगी नहीं, चांस है। पानी का स्तर ऊपर है, लेकिन जब रेड वाला ग्राफ हो जाता है, तो उसका मतलब क्या आ चुकी है, फ्लड। टीवी स्क्रीन के ऊपर हाल ही में तुमने देखा भी होगा कि जून के टाइम पर अभी बहुत ज्यादा तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशंस और अलार्म आए थे कि तेज हवाएं चलेंगी। तो ये सब चीजें फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट्स बनाए हैं कि चीजों को कंट्रोल कर सकें। यार एक चीज और है, लैग टाइम। अब लैग टाइम समझना क्या है, द इंटरवल बिटवीन हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग। यार बहुत तेज बारिश हुई और उसके कितने दिनों बाद बाढ़ आई, उसको बोलते हैं लैग टाइम। बच्चा कहता है ये तो प्रोबेबिलिटी पीरियड था। नहीं मेरे भाई, समझ ध्यान से मेरी बात। प्रोबेबिलिटी पीरियड का मतलब था कि बारिश 1 जून, 2 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, इन 4 दिन ज्यादा हुई, है ना। तो बाढ़ कब आई, 5। तो यह है प्रोबेबिलिटी पीरियड। मैं कह रहा हूँ कि बारिश ज्यादा हुई 1 और 2 जून को, बाढ़ आई 5 जून को। तो 2 जून तक बारिश हुई, बाढ़ 5 जून को आई। तो कितने दिन का, बारिश के बाद कितने दिन का टाइम गैप रहा, 3 दिन का। तो प्रोबेबिलिटी पीरियड में तो बारिश को भी तुम गिनोगे,
मैं कह रहा हूँ 1 जून को बारिश हुई, 2 जून को, बाढ़ आती है 5 जून, तो प्रोबेबिलिटी पीरियड तो 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून है। लेकिन लैग टाइम का मतलब क्या है? 2 जून तक बारिश हुई, 3 और 4 जून को बारिश नहीं हुई, बाढ़ 5 जून को आई। तो जो 2 दिन बारिश नहीं हुई, 3 जून और 4 जून, उन 2 दिन के बाद जो बारिश आई है, वो जो 2 दिन का बीच में टाइम गैप है, उसी को आप क्या बोलते हैं भाई? लैग टाइम। क्या बोलते हैं? लैग टाइम। चलो, तो तुम्हें यहाँ तक क्लियर होगा। फिर एक सवाल और बनता है, कौन कौन से एरियाज है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है फ्लड के लिए? यार मुझे एक बात बताओ, ये नदी है और नदी के आसपास लोगों ने घर बना लिए, तो क्या ज्यादा चांसेस है कि जब ये नदी ओवरफ्लो होगी तो जो आसपास घर बने हैं वहां पर बाढ़ आएंगी? तो बस तुमने खुद बता दिया कि वो घर जो नदी के आसपास बने हैं, या तुम देखना कभी पहाड़ों पर क्या होती है, स्ट्रीम्स निकल जाती है, पहाड़ों पर कहीं से भी पानी निकल जाता है, तो उसके आसपास लोगों ने घर बनाया, तो जब भी वो पहाड़ों पे से पानी स्पीडली निकलेगा, तो वो आसपास के घरों को तोड़ता हुआ निकलेगा। तो जो लो लाइंग एरियाज हैं फ्लड प्लेन के, जिनको कि लो लाइंग एरिया, समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वो एरिया जो जस्ट पानी के पास लाया करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्लेन प्लेन। तो ये माउथ ऑफ द रिवर पर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा चांसेस होती है बाढ़ आने की। जो स्ट्रीम है या जो स्टीप स्लोप्स है, वहां पर पानी बहुत तेजी से आता है, वो चांसेस होते हैं कि वहां पर रिस्क ज्यादा आती है। या वो इंडस्ट्रीज या वो बिल्डिंग जो कि बड़ी बड़ी हैं, या मुझे एक बात बताओ कि हम लोगों ने पक्की सड़कें बना दी, तो क्या पक्की सड़कों पर पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है? तो वो चीज, तो वो पक्की सड़कें या वो एरियाज जहाँ पर कि पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है, या वो पार्किंग लॉट्स जो कि पक्की सड़कों से बने हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा चांस होता है पर्टिकुलरली किस चीज के आने का? फ्लड। चलो, अब फ्लड में क्या क्या दिक्कतें होती हैं यार? बहुत सिंपल है यार, लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी यार तुम पर्टिकुलरली ना पानी में जाओ बहुत गहरे, तो तुम्हारे अंदर एक घबराहट होगी, तो वही होता है कि जैसे फ्लड्स आती है तो हबड़ा तबड़ी मच जाती है, लोग घबरा जाते हैं। कहीं जैसे प्रेग्नेंट मदर्स हो गई, वो भाग नहीं सकते, बच्चे हो गए, या कमजोर लोग हो गए, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन लोगों को होता है और ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। डिजीज, यार तुमने सुना है पानी से कई सारी बीमारियां फैलती हैं, देख लो, तुम्हें देख कर भी शायद अजीब या गंदा सा लग रहा हो। तो फ्लड्स जब गंदा पानी, साफ पानी मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होते हैं, स्किन डिजीज हो जाती हैं, एपिडेमिक महामारी, इन्फेक्शन, मलेरिया, डायरिया, उल्टी दस्त, ये सब बीमारियां फैलती हैं, टाइफाइड, पीलिया, तुमने सुना होगा। तो ये सब दिक्कतें। अगली चीज क्या होती है? क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है बहुत बुरी तरीके से। यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में गमला है, तुम उसको पानी देते हो, वो चलता है, अगर मैं उस गमले में ज्यादा पानी दे दूं तो क्या वो पौधा मर जाएगा? तो वो चीज, ऐसे क्रॉप्स खत्म हो जाती हैं। फिजिकल डैमेज तुम समझते हो, बाढ़ के आने से बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। भाई ऑब्वियस है ना, तुम्हारा क्या तुम्हें नहीं लगता, हाल ही में तुमने देखा होगा गुजरात में बाढ़ आई थी, तो लोगों का बहुत ज्यादा फिजिकल डैमेज हुआ था, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है यार? पानी अपने साथ मिट्टी की बहुत मोटी परत को बहा कर ले जाता है। और ध्यान से सुनना यार, हर पत्थर में तुम फार्मिंग नहीं कर सकते, पत्थर इन द सेंस हर मिट्टी में फार्मिंग नहीं कर सकते। वो मिट्टी जिसमें फर्टिलिटी है उसमें आप फार्मिंग कर सकते हैं। और मिट्टी के ऊपर एक टॉप लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है, ह्यूमस ही किसी सॉइल में फर्टिलिटी को ऐड करता है। तो किसी भी सॉइल की जो टॉप लेयर है, उस टॉप लेयर में ह्यूमस होता है, ह्यूमस ही फर्टिलिटी को ऐड करता है, और वही एक सॉइल को फिट फॉर फार्मिंग बनाता है। तो जो फ्लड प्लेन्स है, वहां पर कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी को बाढ़ अपने साथ बहा कर ले जाता है, जिस कारण से आपको काफी ज्यादा क्या देखने को मिलता है? डिस्ट्रक्शन। और अल्टीमेटली तुम्हें नहीं लगता हम लोगों का माइग्रेशन भी रुक जाएगा? हम लोगों को काफी ज्यादा क्या हो सकती है? दिक्कतें। चलो यार, अब सवाल बनता है कि मिटिगेट कैसे करें? मिटिगेट मतलब इन सब चीजों को रोके कैसे? यार देखो, बहुत सिंपल तरीका है। तो बाढ़ तो आएगी, हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट। एक आप कहोगे नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, मतलब हमें कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ सोचना है। सोचना इन द सेंस, यार मुझे पता है कि यहाँ पर गंगा नदी बहती है, तो अगर गंगा नदी के आसपास घर बनाऊंगा तो क्या बाढ़ आने के चांसेस ज्यादा है? ऑब्वियस बात है। तो मैपिंग, मैपिंग में मतलब देखो कि कहाँ नदियां बहती है, कहाँ नदियां हर साल ओवरफ्लो होती है, जहाँ नदियां ओवरफ्लो होती है वहां लोग ना रहे, जहाँ नदियां ओवरफ्लो नहीं होती या नदियों से दूर घर बनाए जाए, तो ये मैपिंग का पार्ट है। लैंड यूज कंट्रोल किया जाए, भाई लैंड यूज कंट्रोल का मतलब वही हो गया भाई, जहाँ पर स्लोप स्टीप है, यार अगर जीना ऐसा है तो फ्लैट, अगर जीना एकदम खड़ा है तो उसको बोलते हैं स्टीप। तो जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, यहाँ पर पानी बहुत तेजी से बहता है, तो इसके आसपास घर ना बनाया जाए, कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ना किए जाएं, फ्लड आने वाली है उसको फोरकास्ट किया जाए, वार्निंग दे दी जाए, ताकि लोग वहां से निकलकर अपने आप को बचा सकें। तो ये सब चीजें भाई स्ट्रक्चरल मिटिगेशन में क्या है, अभी ध्यान से देखना है, फटाफट से बताऊंगा तुम्हें ताकि तुम्हें ज्यादा बोरियत भी ना आए। एक होता है स्ट्रेटनिंग ऑफ चैनल्स। स्ट्रेटनिंग ऑफ चैनल्स क्या होता है यार? क्या नदियां ऐसे मेंडर करते हुए बहती हैं? ऑब्वियस बात है, देखो अगर नदियां ऐसे मेंडर करते हुए बहेंगी ना,
तो रिस्क आने के फ्लड आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? पानी ना ओवरफ्लो कर इससे बाहर निकल जाएगा। तो बेहतर रहेगा नदी को सीधा बनाएं। सीधा बनाएंगे तो क्या होगा, स्पीडली पानी सीधा निकलता चला जाएगा। समझ लो। तो जो नदियां ऐसे मेंडर करते हुए बहती है वहां फ्लड ज्यादा आती है एज कम्पेयर टू वो नदियां जो सीधी बहती है। तो कोशिश की जाए कि जो नदियां उनको स्ट्रेट किया जाए ताकि बाढ़ कम से कम आए। और ये बहुत ध्यान से देखना है, एक होता है डाइक्स, एक होता है लीव्स। एक होता है डाइक्स, एक होता है लीव्स। अब डाइक्स और लीव्स क्या होता है सुनो, एक एक करके समझते हैं। यार देखो लीव क्या है, बहुत ध्यान से देखना लीव क्या है। इसको बहुत प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। नीचे देखो, यहाँ पे रिवर है। रिवर के आसपास आपने एक अपलिफ्टेड एरिया बना दिया। कैसे एरिया बना दिया? अपलिफ्टेड, ताकि पानी बाहर ना आ सके। बस उसी को क्या बोल देते हैं पर्टिकुलरली आप? लीव। समझ गए लीव क्या है? भाई आसपास पानी लैंड है, तो ताकि पानी इस नदी से बाहर ना आ सके, तो आपने नदी के आसपास के एरिया या नदी के आसपास के स्तर को क्या कर दिया? ऊंचा। क्या कर दिया? ऊंचा। समझ गए? ताकि नदी इस ड्रेनेज से बाहर ना आ सके, आपने नदी के आसपास के स्तर को क्या कर दिया? ऊंचा। क्या कर दिया? ऊंचा। इसको क्या बोलते हैं? लीव। समझ गए जी लीव क्या होता है? वेल डाइक क्या होता है? यार मान लो कि कोई शहर है, तो शहर में जैसे वेव्स आती हैं, तो आपने एक दीवार बना दी। क्या बना दी? दीवार। अगर पानी आएगा तो इस दीवार से टकरा के रुक जाएगा। समझ गए? तो जब आप पानी के आसपास शहर के किनारे या कोस्टल एरियाज में एक दीवार बनाते हैं, उसको बोलते हैं डाइक। लीफ क्या होता है? जब फार्मिंग लैंड के आसपास के आप एरिया को कैसे कर देते हैं? ऐसे अपलिफ्ट, तो उसको क्या बोल देते हैं पर्टिकुलरली? लीफ। चलो, तो मुझे लगता है तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। अब यहाँ तुम देख सकते हो इस इमेज में इतना क्लियर नहीं था जो एनसीईआरटी में गिवन थी, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से ये इमेज दिखाई। चलो, स्ट्रीम बिहेवियर। यार एक स्ट्रीम कैसे फ्लो करती है उसके तरीके को देखो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से नहीं तुम्हें समझ में आएगा, मैं बताता हूँ स्ट्रीम बिहेवियर क्या होता है एक्चुअली। तो पता है क्या है? मुझे ना पता है कि बाढ़ कहाँ आती है, मुझे नहीं पता। ये समझदारी है। समझदारी कैसे है? यार मुझे एक बात बताओ, माउंटेन्स हैं, सारे के सारे माउंटेन्स ऐसे घूम जाते हैं, तो जो नदी आपकी गंगा है वो कहाँ पर ओवरफ्लो होती है? ईस्टर्न साइड। जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ बाढ़ लेकर आती है? असम। तो असम में क्योंकि बारिश नदियां वहां से चलती है, जिसको पता है, जो रेगुलर था क्लास में उसको पता होगा कि इन हवाओं को साउथ वेस्ट विंड्स कहा जाता है। तो जो हवाएं इस डायरेक्शन में चलती हैं, जो डायरेक्शन मैंने तुम्हें बना के दिखाई, इस डायरेक्शन में, ये साउथ वेस्ट हवाएं। तो ये साउथ वेस्ट हवाएं कोने में जाके अटक जाती हैं, और जब ये साउथ वेस्ट हवाएं कोने में जाके अटकती हैं, तो पर्टिकुलरली किस चीज को कॉज करती है? फ्लड। किस चीज को कॉज करती है? फ्लड। तो जो आपकी ईस्टर्न साइड है, अधिकतर वहां पर बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर फ्लड्स आती हैं। ऐसी जगहों पर आप प्रोटेक्शन का यूज करें। ठीक, फ्लड प्रूफिंग की जाए। फ्लड प्रूफिंग का मतलब देखो क्या है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। फ्लड प्रूफिंग का मतलब क्या है? इसमें तो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स, मतलब आप कुछ ऐसे एरियाज बनाइए कि अगर कहीं पर एक्स्ट्रा पानी, मान लो नदी आगे बह रही है, इस पानी में, इस पानी का जो लेवल है वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गया, तो यहाँ से कुछ पानी यहाँ निकाल दीजिए। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मान लीजिएगा कि पर्टिकुलरली कल को ये मेरे पास बोतल है, ये बोतल ऊपर तक भर गई, तो मैं यहाँ साइड से थोड़ा सा पानी निकाल दूं, तो जो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे साइड में आपने एक रास्ता बना दिया कि आप साइड से उसका एक्सेस पानी क्या कर सके? ड्रेन आउट। तो ये हो सके। या सैंडबैग्स लगा दीजिए। मिट्टी की क्वालिटी होती है कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो या अब्जॉर्ब भी करेगा और पानी के डायरेक्शन को भी बदलेगा। तो आप पर्टिकुलरली बारिश को आने से रोक सकते हैं, बारिश को नहीं, बाढ़ को आने से। या एक तरीका ये है, जहां पर आपको लगता है कि बाढ़ आने की संभावनाएं ज्यादा है, तो वहां पर एलिवेटेड, अपलिफ्ट, मतलब जमीन से ऊंचा उठाकर मकान बनाइए, ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ क्या हो जाए? फ्लड कम। चलो, तो यही था। अब फटाफट से देखते चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और कार्बन फुटप्रिंट्स दोनों टॉपिक को कवर अप करूंगा, है ना? वरना वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। चलो फटाफट से एंड करते हैं। फ्लड्स कहाँ पर आती है? यहाँ पर की पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा क्या होता है? डिफोरेस्टेशन और हैवी रेनफॉल। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं पूछता हूँ कहाँ पर रिस्क ऑफ फ्लडिंग कम हो जाता है? यार कहाँ पर, कौन सा मेजर आपके फ्लडिंग को कम कर सकता है? पेड़ लगाइए। पेड़ लगने से बाढ़ आने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? पेड़ क्या करता है? यार मैं फूक मारता हूँ, ऐसे उंगली आ रही है बीच में, तो जब मैं बहुत तेज से फूक मारता हूँ ना, तो इधर फूक हल्की निकलती है क्योंकि बीच में उंगलियां आई, ये उंगलियां ही है पेड़। ये उंगलियां ही क्या है? पेड़। तो बारिश, बहुत पानी बहुत तेज से बहता हुआ आ रहा है, ये पेड़ पानी की स्पीड को हल्का करते हैं और बाढ़ को आने से रोकते हैं। ऐसे फ्लड्स कहाँ पर ज्यादा आती हैं? वेल यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या है? अच्छा, फ्लड्स कहाँ पर कम आएंगी? यार बहुत ध्यान से देखना, एरिड एरियाज। एरिड एरियाज उनको बोलते हैं जो एरिया सूखे होते हैं। जब बारिश 15 mm, एग्जैक्टली यार मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, शायद 15 mm या फिर 15 सेंटीमीटर था। एक बार क्रॉस चेक करना है ना, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। तो जहाँ पर
इन शॉर्ट जो सूखे एरियाज है जैसे राजस्थान, जहाँ पर बारिश एक पर्टिकुलर लेवल से कम होती है, उन एरियाज को आप एरिड रीजन्स बोलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, है ना। फिर ये बता रखा है कि फ्लड्स को क्या बोलते हैं, स्लो मूवमेंट्स, क्योंकि इनके आने से पहले आपको एक अंदेशा मिल जाता है। और जो कमजोर लोग हैं, जिनका शरीर कमजोर है, वो लोग जो कि बूढ़े हैं, वो लोग जो कि बच्चे हैं, वो औरतें जो कि प्रेग्नेंट है, सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों में देखने को मिलती है। चलो, तो मुझे लगता है कि जहां तक मैंने तुम्हें चीजें बताई क्लियर होगा। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वेल, कार्बन फुटप्रिंट्स। इसको हम अगली वीडियो में लेकर जाएंगे और अगली वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ इस टॉपिक, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।